हाँ, हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो हम कल तक पढ़े थे कि हम लोग को जब कॉम्पेक्शन होता है, कॉम्पेक्शन कैसे किया जाता है, कॉम्पेक्शन होता क्या है, ये सब देखे थे। तो आज हम लोग बोले थे कि आज हम लोग टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन पढ़ेंगे। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन क्या क्या होता है। तो कॉम्पेक्शन हम लोग कल पढ़े थे। कॉम्पेक्शन क्या होता है, सॉइल के ऊपर जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं या लोड लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, सॉयल क्या करता है, सॉयल लोड बढ़ने के चलते सॉयल में क्या होता है, जो भी एम्प्टी स्पेस होता है वॉइड का, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि सॉयल से वॉइड निकल जाता है। तो उसी कंडीशन को बोला जाता है कॉम्पेक्शन ऑफ सॉयल। ये हम पढ़े थे। ठीक है। इसके बाद हम जब देखेंगे तो जो जो टेस्ट हम लोग करते हैं कॉम्पेक्शन के लिए सॉइल के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। तो 4 गो टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। डायरेक्टली ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, कोई भी स्टेट लेवल या पीएससी लेवल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आज का फर्स्ट हम लोग कॉम्पेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे तो वो होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट कैसे किया जाता है, तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करने के पहले हम इसका जो मतलब जो जो टूल्स यूज़ किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी एग्ज़ाम के। तो जो भी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हम लोग जो रेमर यूज़ करेंगे, रेमर का वेट होना चाहिए 2.5 kg। हाइट ऑफ फॉल जो होगा, मतलब जो रेमर ऊपर से नीचे गिरेगा, सॉइल के ऊपर गिरेगा, तो वो हाइट होना चाहिए 305 mm, मतलब 305 mm। ठीक है। इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होगा, वॉल्यूम जो मोल्ड के अंदर सॉइल को हम लोग रखेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 944 cc। इसके बाद जो लेयर में हम लोग करेंगे, जो कॉम्पेक्शन करेंगे, कॉम्पेक्शन करने के टाइम में 3 गो लेयर लेना पड़ेगा और हर एक इंडिविजुअल लेयर के अंदर हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज करेंगे। मतलब कि पहले लेयर लिए, उसके बाद हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज केयर करेंगे। वो कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड लेयर लेंगे, उसके बाद उसको भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज करेंगे। उसके बाद थर्ड लेयर लेंगे, उसको भी हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसे करके 3 बार हम लोग करेंगे। ईच लेयर में 25 नंबर ऑफ ब्लोज होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेमर जो होता है, रेमर का वेट कितना है, हाइट ऑफ फॉल कितना होता है, कितना लेयर में किया जाता है, उतना उसका जो रेमरिंग करने का जो नंबर है वो कितना होता है। तो ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा टेस्ट को देख लेते हैं। तो कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो बाहर से जाकर जो सॉयल सैंपल होता है, सॉयल सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने के बाद कोई भी मोल्ड, जो मोल्ड का जो वॉल्यूम दिया हुआ है 944 cc, तो ये वॉल्यूम मोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, बाहर से कोई सॉयल सैंपल को ले आएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लेयर, मान लो ये जो नंबर 1 लेयर है इतना तक, तो इसको हम लोग डालेंगे। डालने के बाद जो हम लोग का रेमर है, रेमर का हाई वेट कितना है 2.5 kg। तो रेमर को हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पर कॉम्पैक्ट कराएंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद फिर से हम लोग सॉइल को ले आएंगे, फिर सेकेंड लेयर में देंगे, फिर से हम लोग रेमर में 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर उसको बाद हम लोग लास्ट लेयर देंगे और उसको भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज देकर कॉम्पैक्ट कराएंगे। तो कराने के बाद क्या होगा, कराने के बाद जो भी उसके अंदर जो वॉइड था वो वॉइड बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कॉम्पैक्शन बोल रहे थे। तो कॉम्पैक्शन को ये प्रोसेस में किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हम लोग का एनर्जी होता है, जो हम लोग ऊपर से जब उसको रेमरिंग करते हैं तो कुछ एनर्जी हमको एनर्जी फॉल करना पड़ता है ना सॉइल के ऊपर। तो वो एनर्जी कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, mgh होता है। तो एनर्जी m क्या होता है, मास होता है। तो मास यहाँ पर कितना है 2.5 kg है। वो इसके बाद हम लोग का g क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 9.81। उसके बाद क्या है हाइट ऑफ फॉल, तो हाइट ऑफ फॉल मेरा 0.305 होगा मीटर में। तो इस ऐसे करके हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल हमको कितना देगा 7.480 किलो जूल। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग ये टोटल जो हम लोग का मोल्ड है, मोल्ड के ऊपर कितना इसका जो एनर्जी आ रहा है, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको करेंगे कैसे, एनर्जी पर वॉल्यूम करेंगे। तो एनर्जी हम लोग को कितना निकल के आया है वो हम लोग करेंगे इंटू कितना नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, 25 नंबर ऑफ कितना लेयर में देंगे, तो 3 लेयर में। और टोटल हम लोग का मोल्ड का वॉल्यूम कितना है 944। तो इसको हम लोग जब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो होगा एनर्जी वॉल्यूम का रेशियो, जो होता है 594.24 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो भी रेमर होता है उसका वेट कितना होता है, तो वो होता है 2.5 kg। हाइट ऑफ फॉल कितना होना चाहिए, तो होता है 3.305 mm। उसके बाद वॉल्यूम कितना होता है मोल्ड का, तो वो होता है
944 सीसी, और जो 3 लेयर में किया जाता है 25 नंबर ऑफ ब्लोज किया जाता है, और एनर्जी वॉल्यूम का रेशियो होता है 594.24 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का जो डाटा है या जो भी क्वेश्चन है ये हमको हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टेस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हम लोग रेमर यूज़ करते हैं उसका वेट होता है 4.5 kg। जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कितना था, 2.5 kg। देखो यहाँ पर 2.5 kg था, यहाँ पर क्या है 4.5 kg है। हाइट ऑफ फॉल कितना था, हाइट ऑफ फॉल यहाँ पर होगा 457.2 mm, यहाँ पर था 305 mm। इसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है, सेम है। वॉल्यूम मोल्ड वहाँ पर भी था 944 सीसी, यहाँ पर भी 944 सीसी। यहाँ पर चेंजेस क्या है, चेंजेस है यहाँ उस जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में किया जा रहा था वहाँ पर 3 गो लेयर ले रहे थे, मगर जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसमें हम लोग 5 नंबर ऑफ लेयर्स लेंगे, और ईच लेयर को हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज में कॉम्पैक्ट कराएंगे। तो सेम प्रोसीजर करके हमको एनर्जी पर वॉल्यूम का हमको एक रेशियो का रेस्पेक्ट मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर निकल के आता है कि 2695.10 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी रिलेशन है, ये जो एनर्जी पर वॉल्यूम का रिलेशन है, ये रिलेशन स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के ऊपर कैसे आधारित है। मतलब ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसका एनर्जी पर वॉल्यूम का जो रेशियो है वो होता है 594.24 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हम लोग देख ही लिए हैं। इसके बाद जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट किए, तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में हमको देखो यहाँ पर 2695.10 kg पर मीटर क्यूब है। तो कितना है, जो हम लोग का मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसका एनर्जी के पर वॉल्यूम का रेशियो होता है मेरा 4.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का एनर्जी का वैल्यू है वो होता है 4.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का वैल्यू। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये दोनों का एनर्जी का वैल्यू कितना होता है डिफरेंस, तो वो होता है 4.5 गुना ज़्यादा होता है क्या, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का वैल्यू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है, जो हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है उसको ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग करते हैं। तो वो क्या होता है, उसका जो वेट ऑफ रेमर होना चाहिए वो होता है 2.6, जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में था 2.5। उसके बाद हाइट ऑफ फॉल कितना है, हाइट ऑफ फॉल होता है 310 mm के आसपास, और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में किया गया था 305 के आसपास। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होता है 1000 सीसी, और 3 लेयर में किया जाता है सेम 25 नंबर ऑफ ब्लोज करके हम लोग करते हैं। इसका भी एनर्जी पर वॉल्यूम का जो रेशियो आता है वो होता है 493.01 किलो जूल पर मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये था लाइट कॉम्पैक्शन, ये होता है हैवी कॉम्पैक्शन। तो हैवी कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जो वेट ऑफ रेमर होता है वो होता है 4.9 kg। वेट ऑफ फॉल होता है 450 mm के मतलब हाइट से। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना होता है 100 सीसी। यह क्या कितना लेयर में किया जाता है, 5 नंबर ऑफ लेयर्स में किया जाता है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज देना पड़ता है ईच लेयर में। ठीक है, यहाँ पर ईच लिख देता है, तो ईच लेयर में ये ब्लोज को दिया जाता है। इसके बाद जो हम लोग का एनर्जी पर वॉल्यूम का रेशियो होता है वो होता है 2703.8 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन जो हम लोग का स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है तो उसमें क्या एनर्जी का रिलेशन होता है। तो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में देखें कि एनर्जी पर वॉल्यूम का रेशियो होता है 593.01 किलो जूल पर मीटर क्यूब, और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में क्या होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम का रेशियो होता है 2703.8 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो अभी हम लोग जब इसको हम लोग इक्वेशन में प्लॉट करते हैं तो क्या कितना होता है एनर्जी, जो हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है वो मेरा 4.55 टाइम्स ज़्यादा होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना एनर्जी का जो रेशियो रहता है वो ज़्यादा रहता है, कौन सा ज़्यादा रहता है। तो हमको हमारा ज़्यादा कौन रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट ज़्यादा रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा, 4.55 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
थ्योरी के ऊपर, तो वो होता है लैम्स थ्योरी। तो लैम्स थ्योरी हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैम्स थ्योरी को हम लोग देखते हैं। तो ये ग्राफ को हमको पता ही है, तो ग्राफ हम लोग पिछला बार पढ़े थे कि ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ होता है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लैम्स थ्योरी में ने क्या बोला। तो मान लो कोई मेरे पास क्या है, कोई क्ले का सैंपल है कि तो क्ले सैंपल के अंदर क्या होता है, हम मान लो ये जो ये यहाँ पर बाहर में गए जाने के बाद जो सॉयल सैंपल कलेक्ट किए वो मेरा क्या है, क्ले टाइप का सॉयल है। तो क्ले टाइप का सॉयल के अंदर हम लोग क्या बोले कल, ऐसा एक आधान प्रेजेंट रहता है हर एक क्ले पार्टिकल्स के, मिनरल्स के अंदर क्ले पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसमें से वो क्ले पार्टिकल्स को हम लोग इजीली मतलब सेपरेट नहीं कर पाते हैं। मगर हमको तो ये तो कॉम्पैक्शन करके तो उसको सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको वहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। पहले हम जो वाटर कंटेंट ऐड नहीं करेंगे कोई हम लोग क्ले सैंपल के अंदर, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उसके अंदर कोई डबल डिफ्यूज लेयर मतलब प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऐसा ही क्ले सैंपल के अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर या हर एक क्ले सैंपल का जो प्रॉपर्टी होता है उसके हर एक छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के अंदर ऐसा ही आधान का कंडीशन प्रेजेंट रहता है। तो जिसके अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक के साथ एक कनेक्शन में रहता है। तो ये जो कनेक्शन होता है इसको ब्रेक करना पड़ता है पहले। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से हमको कुछ वाटर कंटेंट या कुछ पानी ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से पहले वो सॉइल के ऊपर, क्लेई टाइप का सॉइल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट कुछ ऐड करेंगे। तो हम लोग वाटर कंटेंट जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, डबल डिफ्यूज लेयर, मतलब ये जो आधान का कंडीशन है, ये प्लस माइनस का जो अट्रैक्शन है, ये इसको जब ब्रेक करता है जो कंडीशन, उसको बोला जाता है डबल डिफ्यूज लेयर। तो डबल डिफ्यूज लेयर ये प्रोड्यूस करेगा जब वाटर हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो जब डबल डिफ्यूज लेयर ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो अट्रैक्शंस है वो भी कमता हुआ जाएगा। और जब कमता हुआ जाएगा तब उसको हम लोग इजीली कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उसी टाइम में क्या होगा, उसी टाइम में जब हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्ले सॉइल के अंदर डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होने के कारण उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है, दोनों मतलब मान लो क्ले पार्टिकल है, कोई सॉइल का पार्टिकल है, तो उसमें अंदर जब पानी हम देंगे तो वो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा, जब उसके अंदर डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होगा। तो डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होने से रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब जो पार्टिकल्स होगा दूर दूर जाना स्टार्ट करेगा। तो जब दूर दूर जाना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम क्या होगा, वो सॉइल का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये जो यूनिट, जो हम लोग का ड्राई यूनिट होता है कोई भी चीज़ का, तो ड्राई यूनिट क्या होता है, वेट पर वॉल्यूम होता है। तो जो भी कोई भी सॉइल के अंदर जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसका ड्राई यूनिट वेट कमता हो जाएगा। तो ऐसे ये थ्योरी को पकड़ के ही लैम्स ने क्या बोला, एक ड्राई यूनिट वेट वाटर कंटेंट का एक रिलेशन बनाया कि क्या बोला, पहले जब जीरो वाटर कंटेंट ऐड करेंगे तो जो ड्राई डेंसिटी होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा, वो भी मेरा जीरो था। अभी क्या करेंगे, जब एक वाटर कंटेंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर क्या होगा, डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होगा। तो डबल डिफ्यूज लेयर जब जनरेट होगा तो उसका क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तब क्या होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो ड्राई यूनिट वेट है वो भी हमारा क्या होगा, कमता हुआ जाएगा। तो जब हम लोग ऐसे कंडीशन में बढ़ा, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हम लोग पानी को हम लोग इनिशियली ऐड करते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो इसीलिए पहले ग्राफ का जो वैल्यू होता है वो नीचे रहता है, उसके बाद जब हम वाटर कंटेंट को और भी बढ़ाते हैं तो ऐसा एक कंडीशन आता है कि जहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट ऐड करने के बाद जो हम लोग का ड्राई यूनिट वेट है ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो उसके बाद फिर से जब वाटर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर से वो जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो फिर से हम लोग का कमता हुआ स्टार्ट करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को बोला जाता है लैम्स थ्योरी। इसको और बारीकी से हम लोग समझते हैं। मान लो ये कोई सॉयल सैंपल है, तो सॉयल सैंपल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या और वॉइड प्रेजेंट है, या एयर प्रेजेंट है। तो जब हम लोग प्रेशराइज करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से एयर बाहर आ जाएगा। तो एयर बाहर आ जाने से यहाँ पर क्या, वाटर और हम लोग का थोड़ा वाटर और हम लोग का सॉलिड रह जाएगा। तो जब हम लोग
बाहर से और भी थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे, वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, तो क्या होगा, क्ले पार्टिकल के अंदर डिफ्यूज़ लेयर जनरेट होगा। तो डिफ्यूज़ लेयर जनरेट होने से क्या होगा, उसके अंदर क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, और वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, गामा डी रिड्यूस होगा। तो गामा डी जब रिड्यूस होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम बाहर से और भी हम लोग जब पानी ऐड करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो पूरा पानी क्या करेगा, वो जो टोटल सॉलिड है या टोटल सॉइल है उसका जो एरिया है उसको अचीव कर लेगा। जब हम लोग पानी और भी बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वो और भी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा सॉइल का। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग का जो ड्राई यूनिट वेट है वो बहुत ज़्यादा हम लोग का कम जाएगा। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, फिर से जब पानी बढ़ाएंगे तो हम लोग का जो ड्राई यूनिट वेट है फिर से कमता हुआ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये लैम्प्स थ्योरी समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। तो वो क्या मेरा है, वो मेरा है जो थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिसको हम लोग जीरो एयर वॉइड लाइन भी बोला जाता है। तो जो हम लोग ये जीरो एयर वॉइड लाइन बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम लोग आज पूरा बारीकी से समझते हैं। तो क्या होता है, सॉइल के अंदर हम लोग जानते हैं एयर रहता है, वाटर रहता है और सॉलिड रहता है, ये हम लोग का नॉर्मल कंडीशन है सॉइल का। तो जब हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन करने के बाद कोई एक सॉइल मान लो बाहर से ले आए हैं, उसके अंदर क्या है, एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है। अभी क्या करेंगे, उसी सॉइल के ऊपर जब हम लोग कॉम्पैक्शन कराएंगे या हम लोग प्रेशर देंगे तो क्या होगा, उसी सॉइल में से हमको एयर बाहर निकालना होगा। तो उसी सॉइल के से अंदर जब हम लोग एयर को बाहर निकालेंगे तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो एयर मेरा बाहर आ गया, देखो यहाँ पर एयर का पोर्शन मतलब बाहर हो गया है, तो मेरा वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है। तो वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी वो जो सॉयल हम लोग का पास है वो सॉयल के अंदर क्या कोई वॉइड है वॉइड तो प्रेजेंट है, मगर वो वॉइड के अंदर सिर्फ जो पानी है वो प्रेजेंट है, एयर तो निकल गया है। तो अभी सॉयल के अंदर जब पूरा पानी मतलब पानी और सॉलिड रहता है तो उसको कंडीशन हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस को हम लोग 1 भी मान सकते हैं। तो ऐसा एक सॉयल का कंडीशन होता है जब क्या होता है, कोई सॉयल का जो मतलब एयर वॉइड है या वाटर कंटेंट है, इस जब वाटर कंटेंट को कोई हम लोग इफेक्ट नहीं करके उसका सिर्फ जो एयर होता है या वॉइड के चलते वो वॉइड में से जब एयर को हम लोग रिमूव कर पाते हैं और वाटर कंटेंट पहले जितना था अभी भी कॉम्पैक्ट करने के बाद ही उतना ही रहता है, तो उसी कंडीशन को सैचुरेटेड कंडीशन बोला जाता है। और उसी कंडीशन का जो ड्राई डेंसिटी होता है उसी को बोला जाता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉयल। मतलब क्या, जो भी सॉयल सैंपल लेंगे उसके अंदर सिर्फ एयर को ही बाहर करेंगे, मगर कोई भी वाटर कंटेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। प्रेशर करने के बाद भी जितना वाटर कंटेंट पहले था इसके बाद भी वाटर कंटेंट सेम ही रहेगा। तो उसी कंडीशन में या वो सैचुरेटेड कंडीशन में जो ड्राई डेंसिटी मिलेगा सॉइल का वही होगा मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। इसको थियोरेटिकल क्यों बोला जाता है, देखो थियोरेटिकली कभी भी कोई सॉइल के अंदर जब हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो वॉइड होगा वो वॉइड के चलते पानी भी थोड़ा निकल सकता है और हम लोगों का क्या हो सकता है, एयर भी निकल सकते हैं। सिर्फ हम लोग एयर बाहर निकल नहीं सकते, वो प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल ही नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो इसीलिए इसको बोला जाता है थियोरेटिकली वैल्यू। मगर ये प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे तो वहाँ से थोड़ा पानी और एयर दोनों ही निकलना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए जो मैक्सिमम सैचुरेटेड कंडीशन में जो ड्राई डेंसिटी मिलता है उसी ड्राई डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और उसको हम लोग का जीरो एयर वॉइड लाइन क्यों, जीरो एयर वॉइड क्यों बोलते हैं। थियोरेटिकल हम लोग क्या पढ़ते हैं, थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं जब कॉम्पैक्शन करेंगे सॉइल के अंदर से तो जो एम्प्टी स्पेस है या वॉइड स्पेस है वहाँ से हम लोग एयर को निकल रहा है, तो वो जो सॉइल अभी मिला है वो सॉइल के अंदर कोई भी वॉइड स्पेस है एयर का नहीं है। तो इसीलिए जो होता है हम लोग बोलते हैं जो वॉइड हम लोग का जीरो हो गया है, तो इसीलिए वो सॉइल का कंडीशन को बोला जाता है जीरो एयर वॉइड। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई मान लो एक सॉयल सैंपल है, सॉयल सैंपल का हम लोग की इस साइड में वाटर कंटेंट, इस साइड में हम लोग ड्राई यूनिट वेट पकड़ लिए है। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के अंदर हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। फिर से जब हम लोग मान लो ये एनर्जी 1 है, ये एनर्जी 2 है, ये एनर्जी 3 है, ऐसे करके वो एक ही सॉइल के ऊपर जब हम लोग कॉम्पैक्ट कराएंगे बार बार तो ऐसा एक लाइन आएगा जहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग का जो इस साइड से जो फ्लो गिरता हुआ लाइन है वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले ही देखे थे कि जब हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे तो कम वाटर कंटेंट के बाद भी हमको जो यूनिट वेट है ज़्यादा मिल रहा है। तो
मेरा ये क्या था, ये मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था। और इस साइड में क्या है, फिर से हम लोग जब वेट ये एनर्जी को बढ़ा दिए तो कम वाटर कंटेंट में मैक्सिमम हम लोग को ड्राई डेंसिटी मिल गया, ड्राई यूनिट वेट मिल गया। तो ऐसा एक कंडीशन आएगा कि जो ये नीचे वाला जो लाइन होता है, ये जो गिरने वाला लाइन होता है, ये एक ऐसा कंडीशन में आएगा जब इसको हम लोग एक साथ अटैच करा सकते हैं। जब एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते जाकर टेस्ट करेंगे तो ऐसा हम लोग का प्लॉट करता हुआ जाएगा कि ये जो लाइन होता है गिरने वाला जो लाइन होता है, ये एक साथ मीट कर जाता है। तो इसको हम लोग जब लाइन देकर रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन में, तब इसको बोला जाता है जीरो एयर वॉइड लाइन। मतलब जो कॉम्पैक्शन होने के बाद ये जगह के अंदर और कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है वो सॉइल के अंदर, तो उसी लाइन को जब हम लोग ऐसे लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी लाइन को बोला जाता है जीरो एयर वॉइड लाइन। ठीक है, तो हम लोग जो गामा डी होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जानते हैं गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू बाई 1+E। तो ये फार्मूला से ई का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, तो गामा डी का वैल्यू हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। तो और एक चीज़ हम लोग आज देख लेंगे, तो जो हम लोग का ये जो नोट है, नोट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि S प्लस AC=1। एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और AC क्या होता है हम लोग का एयर कंटेंट। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट हर एक टाइम में जब समेशन कर देंगे तो 1 वैल्यू देना चाहिए। यही मेरा एक कंडीशन होता है, ये इसको याद में रखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आया पूरा आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो पूरा वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो हम कल तक पढ़े थे कि हम लोग जो कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है, कॉम्पैक्शन होता क्या है, ये सब देखे थे। तो आज हम लोग बोले थे कि आज हम लोग टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या क्या होता है। तो कॉम्पैक्शन हम लोग कल पढ़े थे। कॉम्पैक्शन क्या होता है, सॉइल के ऊपर जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं या लोड लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, सॉइल क्या करता है, सॉइल लोड बढ़ने के चलते सॉइल में क्या होता है, जो भी एम्प्टी स्पेस होता है वॉइड का, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि सॉइल से वॉइड निकल जाता है। तो उसी कंडीशन को बोला जाता है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ये हम पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम जब देखेंगे तो जो जो टेस्ट हम लोग करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए सॉइल के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। तो 4 गो टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। डायरेक्टली ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या MCQ क्वेश्चन के अंदर, कोई भी स्टेट लेवल या PSC लेवल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आज का फर्स्ट हम लोग कॉम्पैक्शन टेस्ट पढ़ेंगे तो वो होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट कैसे किया जाता है, तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करने के पहले हम इसका जो मतलब जो जो टूल्स यूज़ किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी एग्ज़ाम के। तो जो भी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हम लोग जो रेमर यूज़ करेंगे, रेमर का वेट होना चाहिए 2.5 kg। हाइट ऑफ फॉल जो होगा मतलब जो रेमर ऊपर से नीचे गिरेगा, सॉइल के ऊपर गिरेगा, तो वो हाइट होना चाहिए 305 mm, मतलब 305 mm। ठीक है, इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होगा, वॉल्यूम जो मोल्ड के अंदर सॉइल को हम लोग रखेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 944 cc। इसके बाद जो लेयर में हम लोग करेंगे, जो कॉम्पैक्शन करेंगे, कॉम्पैक्शन करने के टाइम में 3 गो लेयर लेना पड़ेगा, और हर एक इंडिविजुअल लेयर के अंदर हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज करेंगे। मतलब कि पहले लेयर लिए, उसके बाद हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज केयर करेंगे। वो कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड लेयर लेंगे, उसके बाद उसको भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज करेंगे। उसके बाद थर्ड लेयर लेंगे, उसको भी हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसे करके 3 बार हम लोग करेंगे। ईच लेयर में 25 नंबर ऑफ ब्लोज होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेमर जो होता है, रेमर का वेट कितना है, हाइट ऑफ फॉल कितना होता है, कितना लेयर में किया जाता है, उतना उसका जो रेमरिंग करने का जो नंबर है वो कितना होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा टेस्ट को देख लेते हैं। तो कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो बाहर से जाकर जो सॉयल सैंपल होता है, सॉयल सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने के बाद कोई भी मोल्ड, जो मोल्ड का जो वॉल्यूम दिया हुआ है 944 cc, तो ये वॉल्यूम मोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, बाहर से कोई सॉयल सैंपल को ले आएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लेयर, मान लो ये जो नंबर 1 लेयर है इतना तक, तो इसको हम लोग डालेंगे। डालने के बाद जो हम लोग का रेमर है, रेमर का हाई वेट कितना है 2.5 kg। तो रेमर को हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पर कॉम्पैक्ट कराएंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद फिर से हम लोग सॉइल को ले आएंगे, फिर सेकेंड लेयर में देंगे, फिर से हम लोग रेमर में 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर उसको बाद हम लोग लास्ट लेयर देंगे, उसको भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज देकर कॉम्पैक्ट कराएंगे।
तो कराने के बाद क्या होगा, कराने के बाद जो भी उसके अंदर जो वॉइड था वो वॉइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कॉम्पैक्शन बोल रहे थे। तो कॉम्पैक्शन को ये प्रोसेस में किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हम लोग का एनर्जी होता है, जो हम लोग ऊपर से जब उसको रैमरिंग करते हैं तो कुछ एनर्जी हमको एनर्जी फॉल करना पड़ता है ना सॉइल के ऊपर। तो वो एनर्जी कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mgh होता है। तो एनर्जी m क्या होता है, मास होता है। तो मास यहाँ पर कितना है 2.5 kg है। वो इसके बाद हम लोग का g क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 9.81। उसके बाद क्या है हाइट ऑफ फॉल, तो हाइट ऑफ फॉल मेरा 0.305 होगा मीटर में। तो इस ऐसे करके हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल हमको कितना देगा 7.480 किलो जूल। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग ये टोटल जो हम लोग का मोल्ड है, मोल्ड के ऊपर कितना इसका जो एनर्जी आ रहा है हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको करेंगे कैसे, एनर्जी पर वॉल्यूम करेंगे। तो एनर्जी हम लोग को कितना निकल के आया है वो हम लोग करेंगे इंटू कितना नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, 25 नंबर ऑफ कितना लेयर में देंगे, तो 3 लेयर में। और टोटल हम लोग का मोल्ड का वॉल्यूम कितना है 944। तो इसको हम लोग जब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो होगा एनर्जी वॉल्यूम का रेशियो, जो होता है 594.24 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो भी रैमर होता है उसका वेट कितना होता है, तो वो होता है 2.5 kg। हाइट ऑफ फॉल कितना होना चाहिए, तो होता है 3.305 mm। उसके बाद वॉल्यूम कितना होता है मोल्ड का, तो वो होता है 944 cc। और जो 3 लेयर में किया जाता है 25 नंबर ऑफ ब्लोज किया जाता है। और एनर्जी वॉल्यूम का रेशियो होता है 594.24 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का जो डाटा है या जो भी क्वेश्चन है ये हमको हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टेस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हम लोग रैमर यूज़ करते हैं उसका वेट होता है 4.5 kg। जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कितना था 2.5 kg। देखो यहाँ पर 2.5 kg था, यहाँ पर क्या है 4.5 kg है। हाइट ऑफ फॉल कितना था, हाइट ऑफ फॉल यहाँ पर होगा 457.2 mm, यहाँ पर था 305 mm। इसके बाद क्या है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है सेम है, वॉल्यूम मोल्ड वहाँ पर भी था 944 cc, यहाँ पर भी 944 cc। यहाँ पर चेंजेस क्या है, चेंजेस है यहाँ उस जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में किया जा रहा था वहाँ पर 3 गो लेयर ले रहे थे, मगर जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसमें हम लोग 5 नंबर ऑफ लेयर्स लेंगे और ईच लेयर को हम लोग 25 नंबर ऑफ ब्लोज में कॉम्पैक्ट कराएंगे। तो सेम प्रोसीजर करके हमको एनर्जी पर वॉल्यूम का हमको एक रेशियो का रेस्पेक्ट मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर निकल के आता है कि 2695.10 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी रिलेशन है, ये जो एनर्जी पर वॉल्यूम का रिलेशन है, ये रिलेशन स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के ऊपर कैसे आधारित है। मतलब ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसका एनर्जी पर वॉल्यूम का जो रेशियो है वो होता है 594.24 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हम लोग देख ही लिए हैं। इसके बाद जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट किए, तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में हमको देखो यहाँ पर 2695.10 kg पर मीटर क्यूब है। तो कितना है जो हम लोग का मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसका एनर्जी के पर वॉल्यूम का रेशियो होता है मेरा 4.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का एनर्जी का वैल्यू है वो होता है 4.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का वैल्यू। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये दोनों का एनर्जी का वैल्यू कितना होता है डिफरेंस, तो वो होता है 4.5 गुना ज़्यादा होता है क्या मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का वैल्यू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है, जो हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है उसको ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग करते हैं। तो वो क्या होता है, उसका जो वेट ऑफ रैमर होना चाहिए वो होता है 2.6, जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में था 2.5। उसके बाद हाइट ऑफ फॉल कितना है, हाइट ऑफ फॉल होता है 310 mm के आसपास। और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में किया गया था 305 के आसपास। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होता है 1000 cc और 3 लेयर में किया जाता है सेम 25 नंबर ऑफ ब्लोज करके हम लोग करते हैं। इसका भी एनर्जी पर वॉल्यूम का जो रेशियो आता है वो होता है 493.01 किलो जूल पर मीटर क्यूब।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये था लाइट कॉम्पैक्शन, ये होता है हैवी कॉम्पैक्शन। तो हैवी कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जो वेट ऑफ रेमर होता है वो होता है 4.9 kg, वेट ऑफ फॉल होता है 450 mm के मतलब हाइट से, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना होता है 100 cc। ये क्या कितना लेयर में किया जाता है, 5 नंबर ऑफ लेयर्स में किया जाता है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज देना पड़ता है ईच लेयर में, ठीक है। यहाँ पर ईच लिख देता है, तो ईच लेयर में ये ब्लोज को दिया जाता है। इसके बाद जो हम लोग का एनर्जी पर वॉल्यूम का रेशियो होता है वो होता है 2703.8 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो इंडियन जो स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन जो हम लोग का स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या एनर्जी का रिलेशन होता है। तो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में देखें कि एनर्जी पर वॉल्यूम का रेशियो होता है 593.01 किलो जूल पर मीटर क्यूब, और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में क्या होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम का रेशियो होता है 2703.8 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो अभी हम लोग जब इसको हम लोग इक्वेशन में प्लॉट करते हैं तो क्या कितना होता है एनर्जी, जो हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है वो मेरा 4.55 टाइम्स ज़्यादा होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना एनर्जी का जो रेशियो रहता है वो ज़्यादा रहता है, कौन सा ज़्यादा रहता है। तो हमको हमारा ज़्यादा कौन रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट ज़्यादा रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा, 4.55 टाइम्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, तो वो होता है लैम्प्स थ्योरी। तो लैम्प्स थ्योरी हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैम्प्स थ्योरी को हम लोग देखते हैं। तो ये ग्राफ को हमको पता ही है, तो ग्राफ हम लोग पिछला बार पढ़े थे कि ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ होता है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लैम्प्स थ्योरी में ने क्या बोला। तो मान लो कोई मेरे पास क्या है, कोई क्ले का सैंपल है कि, तो क्ले सैंपल के अंदर क्या होता है, हम मान लो ये जो ये यहाँ पर बाहर में गए, जाने के बाद जो सॉयल सैंपल कलेक्ट किए वो मेरा क्या है, क्ले टाइप का सॉयल है। तो क्ले टाइप का सॉयल के अंदर हम लोग क्या बोले कल, ऐसा एक आधान प्रेजेंट रहता है हर एक क्ले पार्टिकल्स के, मिनरल्स के अंदर क्ले पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसमें से वो क्ले पार्टिकल्स को हम लोग इजीली मतलब सेपरेट नहीं कर पाते हैं। मगर हमको तो ये तो कॉम्पैक्शन करके तो उसको सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको वहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। पहले हम जो वाटर कंटेंट ऐड नहीं करेंगे कोई हम लोग क्ले सैंपल के अंदर, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उसके अंदर कोई डबल डिफ्यूज लेयर मतलब प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऐसा ही क्ले सैंपल के अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर या हर एक क्ले सैंपल का जो प्रॉपर्टी होता है उसके हर एक छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के अंदर ऐसा ही आधान का कंडीशन प्रेजेंट रहता है। तो जिसके अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक के साथ एक कनेक्शन में रहता है। तो ये जो कनेक्शन होता है इसको ब्रेक करना पड़ता है पहले। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से हमको कुछ वाटर कंटेंट या कुछ पानी ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से पहले वो सॉइल के ऊपर, क्लेई टाइप का सॉइल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट कुछ ऐड करेंगे। तो हम लोग वाटर कंटेंट जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, डबल डिफ्यूज लेयर, मतलब ये जो आधान का कंडीशन है, ये प्लस माइनस का जो अट्रैक्शन है, ये इसको जब ब्रेक करता है जो कंडीशन, उसको बोला जाता है डबल डिफ्यूज लेयर। तो डबल डिफ्यूज लेयर ये प्रोड्यूस करेगा जब वाटर हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो जब डबल डिफ्यूज लेयर ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो अट्रैक्शंस है वो भी कमता हुआ जाएगा, और जब कमता हुआ जाएगा तब उसको हम लोग इजीली कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उसी टाइम में क्या होगा, उसी टाइम में जब हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्ले सॉइल के अंदर डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होने के कारण उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है, दोनों मतलब मान लो क्ले पार्टिकल है, कोई सॉइल का पार्टिकल है, तो उसमें अंदर जब पानी हम देंगे तो वो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा, जब उसके अंदर डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होगा। तो डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होने से रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब जो पार्टिकल्स होगा दूर दूर जाना स्टार्ट करेगा। तो जब दूर दूर जाना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम क्या होगा, वो सॉइल का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये जो यूनिट, जो हम लोग का ड्राई यूनिट होता है कोई भी चीज़ का, तो ड्राई यूनिट क्या होता है, वेट पर वॉल्यूम होता है। तो कोई भी सॉइल के अंदर जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसका ड्राई यूनिट वेट कमता हुआ जाएगा।
तो ऐसे ये थ्योरी को पकड़ के ही लैम्स ने क्या बोला, एक ड्राई यूनिट वाटर कंटेंट का एक रिलेशन बनाया कि क्या बोला, पहले जब जीरो वाटर कंटेंट ऐड करेंगे तो जो ड्राई डेंसिटी होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा, वो भी मेरा जीरो था। अभी क्या करेंगे, जब एक वाटर कंटेंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर क्या होगा, डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होगा। तो डबल डिफ्यूज लेयर जब जनरेट होगा तो उसका क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तब क्या होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो ड्राई यूनिट वेट है वो भी हमारा क्या होगा, कमता हुआ जाएगा। तो जब हम लोग ऐसे ऐसे कंडीशन में बढ़ा, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हम लोग पानी को हम लोग इनिशियली ऐड करते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें डबल डिफ्यूज लेयर जनरेट होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो इसीलिए पहले ग्राफ का जो वैल्यू होता है वो नीचे रहता है, उसके बाद जब हम वाटर कंटेंट को और भी बढ़ाते हैं तो ऐसा एक कंडीशन आता है कि जहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट ऐड करने के बाद जो हम लोग का ड्राई यूनिट वेट है ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, जिसे को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो उसके बाद फिर से जब वाटर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर से वो जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो फिर से हम लोग का कमता हुआ स्टार्ट करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को बोला जाता है लैम्स थ्योरी। इसको और बारीकी से हम लोग समझते हैं। मान लो ये कोई सॉयल सैंपल है, तो सॉयल सैंपल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या और वॉइड प्रेजेंट है, या एयर प्रेजेंट है। तो जब हम लोग प्रेशराइज करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से एयर बाहर आ जाएगा। तो एयर बाहर आ जाने से यहाँ पर क्या, वाटर और हम लोग का थोड़ा वाटर और हम लोग का सॉलिड रह जाएगा। तो जब हम लोग बाहर से और भी थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे, वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, तो क्या होगा, क्ले पार्टिकल के अंदर डिफ्यूज लेयर जनरेट होगा। तो डिफ्यूज लेयर जनरेट होने से क्या होगा, उसके अंदर क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, और वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, गामा डी रिड्यूस होगा। तो गामा डी जब रिड्यूस होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम बाहर से और भी हम लोग जब पानी ऐड करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो पूरा पानी क्या करेगा, वो जो टोटल सॉलिड है या टोटल सॉइल है उसका जो एरिया है उसको अचीव कर लेगा। जब हम लोग पानी और भी बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वो और भी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा सॉइल का। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग का जो ड्राई यूनिट वेट है वो बहुत ज़्यादा हम लोग का कम जाएगा। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, फिर से जब पानी बढ़ाएंगे तो हम लोग का जो ड्राई यूनिट वेट है फिर से कमता हुआ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये लैम्स थ्योरी समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। तो वो क्या मेरा है, वो मेरा है जो थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिसको हम लोग जीरो एयर वॉइड लाइन भी बोला जाता है। तो जो हम लोग ये जीरो एयर वॉइड लाइन बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम लोग आज पूरा बारीकी से समझते हैं। तो क्या होता है, सॉइल के अंदर हम लोग जानते हैं एयर रहता है, वाटर रहता है और सॉलिड रहता है, ये हम लोग का नॉर्मल कंडीशन है सॉइल का। तो जब हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन करने के बाद कोई एक सॉइल मान लो बाहर से ले आए हैं, उसके अंदर क्या है, एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है। अभी क्या करेंगे, उसी सॉइल के ऊपर जब हम लोग कॉम्पैक्शन कराएंगे या हम लोग प्रेशर देंगे तो क्या होगा, उसी सॉइल में से हमको एयर बाहर निकालना होगा। तो उसी सॉइल के से अंदर जब हम लोग एयर को बाहर निकालेंगे तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो एयर मेरा बाहर आ गया, देखो यहाँ पर एयर का पोर्शन मतलब बाहर हो गया है, तो मेरा वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है। तो वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी वो जो सॉयल हम लोग का पास है वो सॉयल के अंदर क्या कोई वॉइड है वॉइड तो प्रेजेंट है, मगर वो वॉइड के अंदर सिर्फ जो पानी है वो प्रेजेंट है, एयर तो निकल गया है। तो अभी सॉयल के अंदर जब पूरा पानी मतलब पानी और सॉलिड रहता है तो उसको कंडीशन हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस को हम लोग 1 भी मान सकते हैं। तो ऐसा एक सॉयल का कंडीशन होता है जब क्या होता है, कोई सॉयल का जो मतलब एयर वॉइड है या वाटर कंटेंट है, इस जब वाटर कंटेंट को कोई हम लोग इफेक्ट नहीं करके उसका सिर्फ जो एयर होता है या वॉइड के चलते वो वॉइड में से जब एयर को हम लोग रिमूव कर पाते हैं और वाटर कंटेंट पहले जितना था अभी भी कॉम्पैक्ट करने के बाद ही उतना ही रहता है, तो उसी कंडीशन को सैचुरेटेड कंडीशन बोला जाता है। और उसी कंडीशन का जो ड्राई डेंसिटी होता है उसी को बोला जाता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉयल। मतलब क्या, जो भी सॉयल सैंपल लेंगे उसके अंदर सिर्फ एयर को ही बाहर करेंगे, मगर कोई भी वाटर कंटेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। प्रेशर करने के बाद भी जितना वाटर कंटेंट पहले था इसके बाद भी वाटर कंटेंट सेम ही रहेगा। तो उसी कंडीशन में या वो सैचुरेटेड कंडीशन में जो ड्राई डेंसिटी मिलेगा सॉइल का वही होगा मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। इसको थियोरेटिकल क्यों बोला जाता है, देखो
थियोरेटिकली कभी भी कोई सॉइल के अंदर जब हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो वॉइड होगा वो वॉइड के चलते पानी भी थोड़ा निकल सकता है और हम लोगों का क्या हो सकता है, एयर भी निकल सकते हैं। सिर्फ हम लोग एयर बाहर निकल नहीं सकते, वो प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल ही नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो इसीलिए इसको बोला जाता है थियोरेटिकली वैल्यू। मगर ये प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे तो वहाँ से थोड़ा पानी और एयर दोनों ही निकलना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए जो मैक्सिमम सैचुरेटेड कंडीशन में जो ड्राई डेंसिटी मिलता है उसी ड्राई डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और उसको हम लोग का जीरो एयर वॉइड लाइन क्यों, जीरो एयर वॉइड क्यों बोलते हैं? थियोरेटिकल हम लोग क्या पढ़ते हैं, थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं जब कॉम्पैक्शन करेंगे सॉइल के अंदर से तो जो एम्प्टी स्पेस है या वॉइड स्पेस है वहाँ से हम लोग एयर को निकल रहा है, तो वो जो सॉइल अभी मिला है वो सॉइल के अंदर कोई भी वॉइड स्पेस है एयर का नहीं है। तो इसीलिए जो होता है हम लोग बोलते हैं जो वॉइड हम लोग का जीरो हो गया है, तो इसीलिए वो सॉइल का कंडीशन को बोला जाता है जीरो एयर वॉइड। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई मान लो एक सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल का हम लोग की इस साइड में वाटर कंटेंट, इस साइड में हम लोग ड्राई यूनिट वेट पकड़ लिए हैं। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के अंदर हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। फिर से जब हम लोग मान लो ये एनर्जी 1 है, ये एनर्जी 2 है, ये एनर्जी 3 है, ऐसे करके वो एक ही सॉइल के ऊपर जब हम लोग कॉम्पैक्ट कराएंगे बार बार तो ऐसा एक लाइन आएगा जहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग का जो इस साइड से जो फ्लो गिरता हुआ लाइन है वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले ही देखे थे कि जब हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे तो कम वाटर कंटेंट के बाद भी हमको जो यूनिट वेट है ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरा ये क्या था, ये मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था। और इस साइड में क्या है, फिर से हम लोग जब वेट ये एनर्जी को बढ़ा दिए तो कम वाटर कंटेंट में मैक्सिमम हम लोग को ड्राई डेंसिटी मिल गया, ड्राई यूनिट वेट मिल गया। तो ऐसा एक कंडीशन आएगा कि जो ये नीचे वाला जो लाइन होता है, ये जो गिरने वाला लाइन होता है, ये एक ऐसा कंडीशन में आएगा जब इसको हम लोग एक साथ अटैच करा सकते हैं। जब एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते जाकर टेस्ट करेंगे तो ऐसा हम लोग का प्लॉट करता हुआ जाएगा कि ये जो लाइन होता है गिरने वाला जो लाइन होता है ये एक साथ मीट कर जाता है। तो इसको हम लोग जब लाइन देकर रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन में, तब इसको बोला जाता है जीरो एयर वॉइड लाइन। मतलब जो कॉम्पैक्शन होने के बाद ये जगह के अंदर और कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है वो सॉइल के अंदर, तो उसी लाइन को जब हम लोग ऐसे लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी लाइन को बोला जाता है जीरो एयर वॉइड लाइन। ठीक है, तो हम लोग जो गामा डी होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जानते हैं। गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू बाई 1+E। तो ये फार्मूला से ई का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, तो गामा डी का वैल्यू हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। तो और एक चीज़ हम लोग आज देख लेंगे, तो जो हम लोग का ये जो नोट है, नोट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि S + AC = 1। एस क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और AC क्या होता है हम लोग का एयर कंटेंट। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट हर एक टाइम में जब समेशन कर देंगे तो 1 वैल्यू देना चाहिए, यही मेरा एक कंडीशन होता है। ये इसको याद में रखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आया पूरा आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो पूरा वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।